हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ हमारे बेसिक टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और ये सारे टर्म्स आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बेसिक टर्म्स है ना, ये आगे आपके बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होंगे। और अगर इनको मैं अभी क्लियर नहीं कराऊंगी तो आगे आने वाले वीडियोस में ये आपके बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा, बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा। तो आज इसके जो बेसिक टर्म्स है उनको हम देख लेते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले मान लीजिए हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब इसमें आपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी सीख रखा है कि क्या होता है। इसके अंदर पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम एक को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, एक को बोलते हैं लिगेंड्स और एक को बोलते हैं हम क्या, सिंपल आयन। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल में कौन सा हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा? ये होगा हमारा कोबाल्ट। ये क्या है? ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो है हमारा NH3 का होल 6, ये है हमारा लिगेंड्स। ठीक है, और ये Cl3 हमारा क्या है? ये है सिंपल आयन, या फिर इसको हम काउंटर आयन भी बोलते हैं, काउंटर आयन। अब इन सारी चीजों को, सेंट्रल मेटल एटम या लिगेंड्स या सिंपल आयन, ये सब कैसे बनते हैं? सेंट्रल मेटल एटम जो है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कौन सा एटम होगा, कौन सा मेटल होगा जो कि CMA बनेगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई सा भी मेटल है जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और वो CMA है। कुछ इसकी फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो कि इसके लिए भी हैं, इसके लिए भी हैं। तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसको हम आज सीख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये हमेशा ही D आपका जो ब्लॉक है उसका एलिमेंट होना चाहिए। ये इसके लिए कंपल्सरी है कि ये कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए? D ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये किसका मेंबर होगा? D ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर होगा। और जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है इसके अंदर एक जो D ऑर्बिटल है वो खाली होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए। ठीक है, यहां मैं लिख देती हूँ, वैकेंट D ऑर्बिटल होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो आपने देखा कि सेंट्रल मेटल एटम को हमेशा D ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। इट मींस जो हमारा D ब्लॉक है उसका ही ये मेंबर होगा, किसी और ब्लॉक का नहीं होगा। प्लस इसके अंदर एक वैकेंट D ऑर्बिटल होना चाहिए। और क्या होता है, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कम होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कम इलेक्ट्रॉन है। इट मींस ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये। या इसको आप और क्या बोल सकते हो, इसके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, कम है, शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, अगर इसके पास आप सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या होगा? ये चाहेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए जितनी हमें जरूरत है और हम स्टेबल बन जाएं। तो इट मींस ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग है ये, है ना, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। ठीक है, प्लस इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा CMA है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये एटम हमारा। तो ये क्या करेगा? इसको कोई अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन को कोई चीज एक्सेप्ट करता है तो वो क्या बनता है? डोनर बनता है कि रेसिपिएंट बनता है? ऑब्वियसली क्या बनेगा? रेसिपिएंट बनेगा। डोनर तो वो होता है ना जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और जो रिसीव कर रहा है, जो उसको अपने पास ले रहा है, वो क्या? रेसिपिएंट। तो ये एज अ रेसिपिएंट भी काम करेगा। ठीक है, एज अ रेसिपिएंट। ठीक है, और क्या हो जाता है इसके अंदर, सेंट्रल मेटल एटम के अंदर, जब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी और ये क्या करता है? ये एज अ लुईस एसिड वर्क करता है। ठीक है, किसके जैसे वर्क करेगा? लुईस एसिड। ठीक है,
तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सेंट्रल मेटल एटम होने की? इसको क्या होना चाहिए? डी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए इसको, प्लस इसके अंदर एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, शॉर्टेज है इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए क्या इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसके पास कम है इसीलिए तो ये लविंग है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। प्लस एक्सेप्टर है ये इलेक्ट्रॉन का, कोई इसको देगा तो ये ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये रेसिपिएंट की तरह वर्क कर रहा है, और क्या है ये लुईस एसिड है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सेंट्रल मेटल एटम की, कब? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। तो ये सारे टर्म्स इसलिए मैं आपको आज बता रही हूँ कि आगे जब आप नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, तो उन सब में ना बेसिक टर्म्स ये सारे काफी सारे यूज होंगे, और अगर आपको ये क्लियर ही नहीं है कि ये क्या है सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, सिंपल आयन क्या है ये सब, तो ये सारा कुछ आपको समझ नहीं आएगा, आपको नोमेनक्लेचर करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ये सब आज आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं NH3 का होल 6। ये क्या है? ये लिगेंड्स है। ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं आपको पता होगा, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है इसको जो चारों तरफ से घेर के रखते हैं वही तो हमारे लिगेंड्स होते हैं, इनसे ये जुड़ा होता है, ये होते हैं हमारे लिगेंड्स। इसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो लिगेंड्स होते हैं ना, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इट मीन्स ये डोनर है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स क्या है? ऐसा तो है नहीं कि अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो ये डोनर बन जाएंगे, जब इनके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते तो ये किसी और की हेल्प कैसे कर पाते? आप एकदम सिंपल टर्म में इसको समझिए, बिल्कुल मतलब आप अपने रियल लाइफ पे इसको इंप्लीमेंट करके समझिए। अगर आपके पास सपोज कीजिए पैसे की कमी है, ठीक है, तो अगर आप चाहोगे तो भी आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो पैसे से, क्योंकि आप कैसे करोगे? जब आपको खुद ही जरूरत है तो आप किसी और को कैसे दे दोगे? बट हाँ, अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसे हैं तो आप इजीली किसी की भी हेल्प कर सकते हो। सेम वही चीज आप समझिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कम होते, इसको खुद ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करता? किसी और को इलेक्ट्रॉन देता स्टेबल होने के लिए? बिल्कुल नहीं देता। इसके ये इलेक्ट्रॉन का डोनर है, इट मीन्स इसके पास जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी ये किसी की हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब भी ज्यादा जरूरत से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर, है ना। तो इट मीन्स इसके पास क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर का एग्जांपल जैसे सपोज कीजिए वाटर है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर भी दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के, या फिर NH3 है अमोनिया, तो इसके पास भी दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो आपका लिगेंड से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। एक और एग्जांपल देखिए, या तो इसके पास लोन पेयर है या फिर क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने बताया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं जिसको ये चाह रहा है कि इसको मैं लूज कर दूं और मैं खुद स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, जैसे आप क्लोरीन देखते हो, क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जब वो लूज करेगा तो क्या होगा? वो खुद क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल में क्या हो गया? जैसे क्लोरीन होता है हमारा, फ्लोरीन होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, इन सब के पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेंगे? ये चाहेंगे कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें और खुद स्टेबल बन जाए। ठीक है, तो लिगेंड्स हमारे क्या? डोनर है, इनके पास या तो लोन पेयर है, इट मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जरूरत से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे क्या है, ये क्लोरीन है आपका, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं ये सारे, फ्लोरीन है, हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसके पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? ये डोनेट कर रहे हैं, इट मींस ये न्यूक्लियस लविंग है। ठीक है, इनको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है जो मैं इनको बोलूं कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये क्या है? न्यूक्लियस लविंग है, दे आर न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, और ये किसकी तरह लिगेंड्स आपके एक्ट करते हैं? ये आपके लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। जैसे आपका सेंट्रल मेटल एटम कैसे एक्ट करता है? ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, और ये लुईस बेस की तरह। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया कि सेंट्रल मेटल एटम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन हमने देख लिया
कि हमारे जो लिगेंड्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब सेंट्रल मेटल एटम बनने के लिए ये सारे पॉइंट्स होने जरूरी हैं और लिगेंड्स होने के लिए ये सारे पॉइंट्स होने जरूरी हैं। अब ये दोनों हमने समझ लिया है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आपको पता होगा कि ये जो पार्ट मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है CuNH3 का होल 6, ये क्या होता है, ये पार्ट नॉन आयोनाइजेबल होता है। इट मीन्स अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो वाटर के अंदर तो ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ रखा है। और ये जो है टर्म हमारा Cl3 जो ब्रैकेट के बाहर है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल आयन या काउंटर आयन। ये पार्ट क्या होता है आपका, ये पार्ट आपका ना आयोनाइजेबल होता है, ठीक है। इट मीन्स अगर आप इसको वाटर के अंदर डालोगे ना तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपका आयोनाइजेबल होता है और ये वाला पार्ट आपका ब्रैकेट के अंदर वाला नॉन आयोनाइजेबल होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा? इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर जैसे इसी एग्जाम्पल को हम देखें, ठीक है, जैसे ये है CuNH3 का होल 6 देन Cl3, ठीक है। अब इसको अगर आप जब इसके साथ में लिख रहे हो, जैसे CuNH3 का होल 6 Cl3 साथ में लिख रहे हो ना आप, तो इसके ऊपर आपको कोई भी चार्ज विजिबल नहीं है, जबकि एक्चुअली में क्या होता है, इसके ऊपर भी जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे ना तो एक चार्ज आता है इसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। प्लस जो आपका सिर्फ ये इतना पार्ट है ब्रैकेट के अंदर वाला CuNH3 का होल 6 जो कि क्या है, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, जो आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका ना एक प्रॉपर नाम भी है, ठीक है। उसका नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना ये, आप तो ऐसे याद रखिए, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या फिर इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है। इस पूरे टर्म का क्या नाम है, या तो हम इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या फिर हम इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर भी क्या होता है, एक चार्ज आता है। कब आता है, जब हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो वो कैसे आता है, अगर इस एग्जाम्पल में सपोज कीजिए इसको, ये है ना जैसे CuNH3 का होल 6 देन क्या आपका Cl3, इसको जब आप वाटर के अंदर डालते हो H2O में तो क्या होता है, ये बनता है आपका CuNH3 का होल 6, ठीक है। और ये Cl3 क्या बन जाता है, 3Cl-, और यहाँ पर भी एक चार्ज आता है, ठीक है। ये इसमें 3+ चार्ज आता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है हमारा 3+ चार्ज आता है। तो ये जो चार्ज होता है ये डिपेंड करता है कि ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा, मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता इसमें कि हर बार ये पॉजिटिव ही होगा या हर बार ये नेगेटिव ही होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले चार्ज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ मैं रफ कर देती हूँ। जो हमारे पॉजिटिव वाले चार्ज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायनिक, और नेगेटिव जो चार्ज होता है उसको एनायनिक, ठीक है। तो या तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। कोई सा भी जब कंपाउंड बनता है तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेस इसमें मिले होते हैं, बट एक टाइम पे एक केस पे क्या होगा, एक ही चार्ज तो होगा, या तो पॉजिटिव होगा इस पे या तो नेगेटिव होगा, दोनों एक साथ तो होंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने बताया था कि ये क्या है आपका एक पूरा, इसको सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये पूरी। और ये क्या है हमारा काउंटर आयन है, ठीक है। एक क्या है हमारा पूरा मिला के कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। क्लियर हो रहा है ना, इसको मैंने बताया ना, इसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी, कुछ भी आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है। या फिर क्या लिख लो, इसको आप लिख लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। ये है। और एक पार्ट क्या है हमारा, क्या है आप बताइए, काउंटर आयन है एक पार्ट, ठीक है। काउंटर आयन या फिर सिंपल आयन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है।
तो अगर सपोज कीजिए कि कोई हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो अगर जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो काउंटर आयन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी कंपाउंड बनने के लिए दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव, दोनों मिलते हैं तब जाके कोई हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है। तो अगर हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है, इट मींस हमारा काउंटर आयन नेगेटिव है। क्लियर हो रहा। वहीं अगर बात करें कि अगर हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो नेगेटिव है किसी में, ठीक है, तो जो काउंटर आयन होगा वो क्या होगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। उल्टा ही होता है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे पॉजिटिव है यहाँ पे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैसी एंटिटी है वो, कैसी है, कोऑर्डिनेशन, और पॉजिटिव इट मींस कैटायनिक एंटिटी है। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे, कैसी है, कोऑर्डिनेशन एनायनिक एंटिटी है वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, और इसको जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे नोमेनक्लेचर में ये आपके यूज होएगा। ठीक है, अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।